Hello viewers, hope everyone is safe, healthy at home. So straight away we move our topic electricity of class 10th physics chapter number 3rd or chapter number 12 of NCERT books. So आज हम डिस्कस करेंगे एक सिंगल वीडियो में सारा चैप्टर विथ न्यूमेरिकल थ्योरी सब कुछ एवरीथिंग इन दिस वीडियो. सो फर्स्ट टॉपिक इज चार्ज. अभी ये आपका जो इलेक्ट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट है, अब आप ये समझ लीजिए कि ये सेम आपको 12th में मिलेगा. सो इसलिए यहाँ पे आप अगर इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो 12th में आपको बहुत आसानी होगी. यही सेम टॉपिक इसी ऑर्डर में आपको पढ़ने हैं क्लास 12th में, क्योंकि 10th का सिलेबस काम करेगा 12th में और 9th का सिलेबस थोड़ा सा काम करेगा 11th में. सो 10, 12 सेम है. सो इसमें फर्स्ट टॉपिक, अब आते हैं हम अपने पॉइंट की बात कि ये फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, चार्ज. तो अब चार्ज वैसे तो किसी ने देखा नहीं है, चार्ज ही केवल क्या है, हम थ्योरी ही पढ़ रहे हैं. थ्योरी मतलब जो भी एजम्पशन हाइपोथेसिस थ्योरी है उसी को हम देखते हैं कि चार्ज क्या होगा, चार्ज का बिहेवियर क्या होगा और वो कैसा पार्टिकल है. सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपने पढ़ा होगा क्लास 9. सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने ये पढ़ा था कि जो एटम होगा वो नेचर वाइज न्यूट्रल होगा. सो न्यूट्रल होगा तो उसमें जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम क्या क्या होते, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके रहेंगे सेंटर में, सेंटर मतलब न्यूक्लियस में, जिनको हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड्स. सो और जो इलेक्ट्रॉन होगा आपका वो होगा आउटर मोस्ट सेल पे और न्यूक्लियस के बाहर. टाइप दिस, ये हमने ले लिया, यहाँ पे P और N रख दिए स्मॉल में, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन रख दिए. ये था पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें आपने फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़े. फंडामेंटल पार्टिकल हमने ये बना दिए, एक हो गया इलेक्ट्रॉन, एक हो गया न्यूट्रॉन, एक हो गया प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रल पार्टिकल के केस में सब सेम है, किसी का भी अमाउंट एक्सेस नहीं है. अब चार्ज की बात आएगी कि चार्ज मीन्स होता क्या है. चार्ज हमने यहाँ पे लिखा, इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम. इट में पॉजिटिव और नेगेटिव कि ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है, ये पॉजिटिव बिहेवियर भी शो कर सकता और नेगेटिव बिहेवियर भी शो कर सकता है. ये डिपेंड करेगा नेचर पे. अब नेचर किस टाइप का होगा तो वो अभी हम थोड़ा सा देखते हैं अभी. लेकिन इसमें हमने चार्ज की अबाउट तो पढ़ेंगे कि चार्ज है क्या. तो चार्ज हमने इनको बोले, अब इसको यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज इंडिकेशन का होगा और ये होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए. तो इन दिस केस देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन. तो ये था एटॉमिक स्ट्रक्चर में. अब हमने इसमें क्या देखा कि इसमें हम इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेंगे. ये वैसे स्ट्रक्चर किसका है, हीलियम का. हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. अब इसमें से हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2. प्रोटॉन भी इतने ही होंगे और न्यूट्रॉन भी. न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होगा, तो वो अलग केस है. अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, तो फिर एक्सेस अमाउंट क्या हुआ. अभी हमने बोला था कि पॉजिटिव और पॉजिटिव सेम है, नेगेटिव सेम है. अब हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बचा क्या, पॉजिटिव चार्ज. सो ये जो एटम होगा वो किस टाइप का बिहेवियर करेगा, पॉजिटिवली. अब इसी जगह हमने क्या किया, ये सब बैलेंस था, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल है. अब न्यूट्रल के केस में हमने क्या किया कि बाहर से हम एक इलेक्ट्रॉन लेके आ गए. अब कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 3. सो इसमें बिहेवियर क्या होगा, क्या नेचर ये शो करेगा, नेगेटिव का. सो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव का बनने का प्रोसीजर है वो ये है. और बात केवल हमने किसकी की, इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन ही जाएगा. सो ये जो पार्ट, ये जो हमने सिस्टम बनाया है, ये जो लिखा है, अभी इसको भी देखते. तो अभी हमने इसमें क्या बताया
न्यूट्रल होगा पार्टिकल जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे होंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, सेम इक्वल। एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो नेगेटिव बिहेवियर, और एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटॉन हो, लेकिन इसको हम एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटॉन ना कह के हम ये समझते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होगा कि वो पॉजिटिव होगा। आपको इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर पे ही याद रखना, ये नहीं कि पॉजिटिव ज्यादा हुए पॉजिटिव कम हुए ना, केवल इलेक्ट्रॉन पे ही याद रखो। अब रीजन क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन पे ही याद रखें, क्यों याद रखें? देखो आगे की क्लासेस में इसका रीजन मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा रिव्यू कर देते या थोड़ा सा हम बेस पॉइंट बना देते आपका, कि जिससे आपको ये आ जाए समझ में कि सर इलेक्ट्रॉन की ही बात क्यों कर रहे हैं। क्यों कि जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका मास बहुत कम होगा। अब जब किसी भी चीज का मास बहुत कम है तो वो मूवेबल होगी, प्रोटॉन मूवेबल नहीं होता है, ना ही न्यूट्रॉन होगा, केवल रिस्पॉन्सिबल होगा चार्ज बिहेवियर के लिए इलेक्ट्रॉन। तो आज ये थोड़ा सा डाउट क्लियर हुआ होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वही क्या करता है, मोशन का बिहेवियर करता है, क्योंकि उसका मास क्या होता, काफी कम होता कंपेयर टू प्रोटॉन। और प्रोटॉन क्यों मूव नहीं करता, एक तो उसका मास भी ज्यादा है, और इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है मींस अट्रैक्टिव फोर्स है, वो न्यूट्रॉन उसको स्टेबिलिटी के थ्रू, बाइंडिंग एनर्जी के थ्रू न्यूक्लियस से काफी ज्यादा टाइटली फोर्स से बंधा हुआ है, इसीलिए वो भी फ्री नहीं हो पाएगा। तो प्रोटॉन का तो काम खत्म हो गया मूव करने के लिए, अब केवल रह गया तो आपका क्या रह गया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा, मूव इन द सेंस उस एटम पे आएगा और उस एटम से जाएगा, तो इसीलिए ये बिहेवियर होगा पॉजिटिव नेगेटिव का। अब पॉजिटिव पॉजिटिव एरो हमने ये बनाया है, सो रिपेल ईच अदर, ये नेचर क्या शो कर रहा है, रिपेल ईच अदर। सो यहाँ से एक सेंटेंस हम समझ लेते, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर बट अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। बस ये इतना सा बिहेवियर आपको याद रखना। और एक और पॉइंट इसमें हम बता देते कि यहाँ पे एक रीजन क्रिएट होगा, और उस रीजन को हम बोलेंगे क्या, न्यूट्रल फील्ड रीजन एन। बस केवल इन दोनों में ही होगा, थर्ड वाले में नहीं होगा। ये हो गया। फिर उसके बाद ये हमने नेचर बनाया क्या, पॉजिटिव नेगेटिवली बॉडी, अगर कोई बॉडी है उसको हम नेगेटिव बोल रहे हैं तो क्या होगा, वहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आए होंगे। नेगेटिव बॉडी के केस में क्या है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, या वहां से इलेक्ट्रॉन गए होंगे। अब यहाँ पे ये जो लिखा है E इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक जगह हमने ये लिखा E इज इक्वल टू +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो यहाँ पे जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो प्रोटॉन पे चार्ज है, और जो नेगेटिव वाली वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बताइए, सो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होंगे, सेम मैग्नीट्यूड का होगा, बट नेचर वाइज क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। सो पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता है, ठीक है, इतना ये क्लियर और इजीली समझ में भी आया होगा। अब यूनिट, चार्ज की यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट होगी आपकी कूलम। इसको आप बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए कि चार्ज की यूनिट कूलम, चार्ज की यूनिट कूलम, चार्ज की यूनिट कूलम, ये हो गया। अब उसके बाद तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम। अब यहाँ पे 1 कूलम चार्ज। अब 1 कूलम चार्ज किस टाइप का बिहेवियर करेगा या उस पे कितना चार्ज होगा, तो वो हमें देखना है। तो 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, मींस 1 कूलम चार्ज अगर हम लेते हैं तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन होंगे और इतने ही प्रोटॉन होंगे, जिस टाइप का भी बिहेवियर होगा। Q इज इक्वल टू NE। Q क्या है, ये एक फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, चार्ज फाइंड करने का, कि अगर कोई बॉडी है उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए गए, मींस स्मॉल n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन,
मान लो हमने बोल दिया कि बॉडी है उस पर 100 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 100 इलेक्ट्रॉन्स के केस में उस बॉडी पे चार्ज कितना होगा वो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। Q इज इक्वल टू एन ई। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब ये फॉर्मूला आप ऐसे ही पढ़ाया जाएगा और ऐसे ही आपको बताया जाएगा, लेकिन इसका थोड़ा सा हम फॉर्म चेंज कर देते। Q इज इक्वल टू एन इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये होगा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये जो वैल्यू थी वो फिक्स थी, तो उसको हमने रख दिया। केवल आपको यहाँ पे पुट क्या करनी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, तो ये समझ लिया। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक पर मीन्स जिससे कि आपका बेस पॉइंट बनेगा इस चैप्टर का, और इस चैप्टर में मेन यहीं से ये शुरू है। तो यहाँ पे इसमें क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, तो इसको हम कैसे समझते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे ये स्क्रीन दिख रही है आपको, हमने एक मार्कर ऐसे पूरा निकाल दिया, 2 मार्कर निकाल दिए, और 3 मार्कर, 4, 5 ऐसे कई सारे निकाल दिए मार्कर यहाँ से। और आपने टाइम वॉच किया कि भाई 1 सेकंड के केस में कितने यहाँ से मार्कर निकले, मान लो 10 निकले, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ मार्कर इज कॉल्ड करंट। अब मार्कर क्या थे? चार्ज। तो जो चार्ज होगा वो 1 सेकंड में कितने चार्ज उस कंडक्टर से पास हो रहे हैं। इन 1 सेकंड हाउ मेनी चार्ज पास थ्रू अ कंडक्टर, कि उस कंडक्टर से 1 सेकंड में कितने चार्ज पास हो रहे हैं, उस रेट को बोलेंगे हम करंट। फॉर एग्जाम्पल फिर से हम देख लेते भाई का भाई, जैसे एक मार्कर निकाला और हमने दूसरा मार्कर निकाला और हमने देखा टाइम 1 सेकंड हो गया, तो यहाँ पे हम करंट को क्या बोलेंगे? 2 एम्पियर। क्यों? 2 कूलम चार्ज यहाँ से निकल गया कितने टाइम में? 1 सेकंड में। सो इन दिस केस here 2 एम्पियर करंट। कूलम कितने हमने पास किए? 2 कूलम चार्ज पास किया, और 2 कूलम चार्ज 1 सेकंड में हमने पास किया, तो उस रेट को हमने बोला है करंट। ये है सबसे सिंपल। अब एक चीज सुनना कि आपने फिजिक्स में कई बार ये वर्ड पढ़ा होगा, कई बार, द रेट ऑफ। तो हमने बताया था कि द रेट ऑफ का मीनिंग क्या होगा? डिवाइडेड बाय टाइम। कैसे? क्लास 9th में देखें जरा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ये बताइए, देखो पावर का फॉर्मूला अभी आगे आएगा। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो करंट हो गया। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यू, ये एक्सीलरेशन का। तो आपने देखा कि रेट वर्ड का मीनिंग यहाँ पे क्या है? डिवाइडेड बाय टी मींस टाइम। तो ये ऐसी कई सारी डेफिनेशन ये आपने क्लास 9th में पढ़ ली है, ये आप क्लास 10th में अभी पढ़ेंगे इसके आगे। और एक और डेफिनेशन आपने पढ़ ली है, डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखो Q का फॉर्मूला एज अब हमने क्या पढ़ा था? एन ई। Q का फॉर्मूला हमने ये रख दिया, I इज इक्वल टू Q अपॉन T और एन ई अपॉन T। तो दीज 2 फॉर्मूला टू फाइंड द करंट। ये 2 फॉर्मूले हैं जिससे हम करंट निकाल सकेंगे। अब भाई सेम ऑर्डर आता है, तो पहले हमने क्या पढ़ा? उसकी डेफिनेशन पढ़ी और इसका कोई फॉर्मूला नहीं था, फिर हम यूनिट पढ़ेंगे, फिर हम यूनिट पढ़ेंगे। अब करंट की यूनिट आपको अच्छे से याद रखनी। हमने ये भी बताया अभी लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में कि अगर आपको फिजिक्स सीखनी है तो आप यूनिट याद रखिए। यूनिट इज अ करेंसी ऑफ फिजिक्स, कि अगर यूनिट आपको याद रहेगी तो करेंसी है वो। अब फिर उसके बाद आप किसी भी टाइप का पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में पता क्या होगा, कभी कभार वैल्यू आपको पता नहीं रहती कि ये किसकी बात कर रहे हैं। बट फिजिक्स के न्यूमेरिकल में एक चीज कांस्टेंट रहेगी, क्या? यूनिट जरूर लिखी होगी, उससे आप पता कर सकते हैं कि दिस इज द करंट और दिस इज द चार्ज, की एक्सेलरेशन वेलोसिटी है, फोर्स है, क्या है। ठीक है, ये हमने बताया। एम्पियर, इसकी यूनिट क्या होगी? एम्पियर। चार्ज की यूनिट क्या थी? कूलम, अभी हमने बताई थी। और करंट ये हो गया। और करंट के बाद हमारा क्या आने वाला है कि यहाँ पे अब एक चीज देखना, हमने बोला कि
हाँ, अब ये कॉन्सेप्ट आप आगे के लिए प्रिपेयर कर लीजिए कि अगर आप कोई भी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें 1 एम्पियर, 1 न्यूटन, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 1 एक्सेलरेशन, ऐसा कुछ जरूर पढ़ेंगे। और खास तौर से ये केस आएगा एसआई यूनिट के केस में। जैसे हमने बोला कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलम। एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या है, एम्पियर। 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी, सिंपल है क्या, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो भाई हमें इसका आंसर पूरे का कितना निकालना, 1। हम कैसे निकालेंगे, Q की वैल्यू 1 ले लेंगे और टाइम की वैल्यू 1 ले लेंगे, बस खत्म हो गया। सो इन दिस केस I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। तो अब हम क्या डिफाइन करेंगे इसको, इन वर्ड क्या लिखेंगे, तो when 1 coulomb of charge passes through in 1 second, the current is called, in this condition the current is called 1 ampere। कि जब हम 1 कूलम चार्ज लें और 1 सेकंड वाला केस लें, मीन्स 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड, सो इनके कॉम्बिनेशन से जो करंट बनेगा वो 1 एम्पियर का होगा, सिंपल। अब ये हमने क्या लिखा, ये थोड़ा सा देखने में बड़ा बेकार लग रहा होगा, पहले ये देख लेते, 1 एम्पियर 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। इसी को हमने इस टाइप से लिख दिया, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। अब देखो पर सेकंड ये होगा और डिवाइडेड बाय सेकंड, सो इसको हम ऐसे लिख देते, ठीक है ना, ओके। अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि कभी कभार मल्टीपल चॉइस में ये पूछा जाता कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या है, तो हम यहाँ पे 2 रास्ते दे देते, जो आपको ठीक लगे तो वो फॉलो कर लेना। डायरेक्शन ऑफ करंट, फॉलो द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में करंट होगा। इन अदर वर्ड द अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो जो आपको ठीक लग रहा कोई एक जरूर याद रखिए, हाँ दोनों याद रखेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उसका सेंटेंस उसमें चला जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा। आप एक चीज याद रखिए, या तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन या फॉरवर्ड टू द प्रोटॉन, ऐसा हो। मेजर बाय, करंट को मेजर किससे करेंगे, एमीटर से। ये सेंटेंस ये जरूर एपरेटस याद रखें, करंट मेजरमेंट एमीटर, वोल्टेज वोल्टमीटर होगा आपका, और भी कुछ आएगा अभी आगे, तो वो हमें सब कुछ पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्या, रेजिस्टेंस का केस। अब रेजिस्टेंस क्या होगा तो वो अभी हम देखते हैं। अभी केवल हम क्या पढ़ते हैं, एमीटर के अबाउट रेजिस्टेंस का केस क्या है। तो एमीटर हैज अ लो रेजिस्टेंस, एमीटर जो एपरेटस है उसका लो रेजिस्टेंस होगा। लो रेजिस्टेंस होगा तो उसमें रीडिंग परफेक्ट देगा वो, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होने वाला है वो आगे आप पढ़ेंगे तो एक टाइप का लॉस समझ लीजिए आप रेजिस्टेंस को, कि रेजिस्टेंस जो है वो लॉस है। सो एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज। बस ये जरूर याद रखिए कि जो एमीटर है उसको हम किसमें कनेक्ट करेंगे, हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे। और बच्चों ये वीडियो परफेक्ट वीडियो होने वाली है, इसमें आपको डाउट हमारे अकॉर्डिंग तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो सारा टॉपिक हम इस टाइप से क्लियर करते चल रहे हैं कि आपको कोई डाउट ना हो। लेकिन कोई डाउट ऐसा होगा जो प्रीवियस क्लासेस का होगा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए, 2 बार देखेंगे तो आप ये समझ लो कि एक चैप्टर से आप टोटल फ्री हो जाएंगे और बहुत अच्छे से फ्री हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया इसमें डालेंगे कि आपको आ जाएगा। यस, सो नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अभी जस्ट हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, अब उसी का एक और पार्ट आने वाला है, या उसी का एक और पार्ट नहीं, एक स्टेप, जो करंट के एक स्टेप को बढ़ाएंगे तो हमें कुछ और फिनोमेना मिलेगा। सो वो होगा पोटेंशियल का। पोटेंशियल हमें डिफरेंस पढ़ना केवल। सो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा उसको थोड़ा सा बेसिक में हम देख लेते हैं। कि एक हायर लेवल कंटेनर लिया वाटर का हमने, एक लोअर लेवल कंटेनर लिया, तो दोनों को हमने वायर टैप और पाइप कनेक्शन के थ्रू हमने कनेक्ट कर दिया। तो इन दिस केस क्या होगा कि जो हायर लेवल है वो लोअर लेवल की तरह फॉलो करने लगेगा। सो जो वाटर है, वाटर
इज लाइक अ करंट। करंट कैसा फ्लो किया, हायर लेवल टू लोअर लेवल। सो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होगा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है वो आपका ये है कि जो करंट होगा वो हायर लेवल टू लोअर लेवल फ्लो होगा बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस, कि दोनों कंटेनर के लेवल में कुछ डिफरेंस था, उसको हमने बोला पोटेंशियल डिफरेंस। कि जो करंट होगा वो हायर टू लोअर पास करेगा। सो यहाँ पे हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है यहाँ पे, वर्क डन। अब अच्छा यहाँ पे वर्क डन हो गया। तो वर्क डन कैसे होगा कि हायर लेवल लोअर लेवल में चेंज हुआ। चेंज हुआ मींस कुछ ना कुछ तो वर्क हुआ होगा, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो वर्क हुआ। तो यहाँ पे वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही क्यों ले, यहाँ पे आधा लिखा हुआ है हमने यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज का मीनिंग ये है, फिजिक्स में अगर किसी भी डेफिनेशन यूनिट वर्ड आता है तो यूनिट का मीनिंग होता है 1। तो यहाँ पे चार्ज हमने कितना दिया, 1 यूनिट। 1 यूनिट चार्ज जब मूव करेगा वन प्लेस टू अदर प्लेस, तो इन दिस केस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कि इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो वर्क डन टू मूव अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पॉजिटिव 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, तो वो जो वर्क होगा उस केस में होगा वो पोटेंशियल के इक्वल होगा। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू पढ़ा आपने। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ऐसा यूनिट क्या होगी, वोल्ट। तो अभी हमने ऐसा यूनिट कितनी पढ़ी, एक पढ़ी चार्ज की कूलम, करंट की एम्पियर। फिर उसके बाद हमने थर्ड टॉपिक पढ़ा इन दिस चैप्टर, सो वोल्ट होगा। अब वोल्ट होगा तो फिर सेम बिहेवियर वही आया, 1 वोल्ट की डेफिनेशन पढ़नी। सो 1 वोल्ट कब होगा, तो उसके लिए हम देख लेते, ये डेफिनेशन हमने क्लियर कर दी कि यहाँ पे देखना हमें इस क्वेश्चन का या इस फॉर्मूले का आंसर चाहिए 1। तो 1 जूल वर्क होगा और 1 कूलम चार्ज होगा। तो 1 जूल वर्क और 1 कूलम चार्ज, इस केस में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट के इक्वल। when 1 joule work is done in carrying a unit or 1 coulomb charge, then potential difference is called 1 volt। ठीक है, 1 जूल हमने वर्क लिया। अच्छा 1 जूल क्या है, वर्क की SI यूनिट। तो अगर ये यूनिट याद रखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि किस चीज की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अब ये हो गया, इसको मेजर कैसे करेंगे, देखो उसी बेस पे हम पढ़ते जा रहे हैं, जिस बेस पे हमने करंट पढ़ा, मींस पॉइंट जैसे भी हमने करंट के पढ़े उसी ऑर्डर में हमने ये लिखे, जिससे आपको कंपैरिजन के थ्रू याद हो जाए। क्यों, तो पेपर में कभी कभार ये कुछ पॉइंट भी पूछे जाते हैं। तो वोल्ट मीटर को हम किस ऑर्डर में कनेक्ट करेंगे ऑलवेज, और एमीटर जो होगा वो किस ऑर्डर में कनेक्ट किया जाएगा, तो वो सब याद रखना। किसका रेजिस्टेंस लो होता है, किसका रेजिस्टेंस हाई होगा, वो सारा यहाँ पे देखेंगे आप। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किसके लिए है, मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। अभी देखो आगे की क्लासेस में एक बार पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर बताएगा वोल्ट मीटर। तो अभी हमने क्या पढ़ा, वोल्ट मीटर मीन्स वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, ये है यहाँ पे कहीं। अच्छा, एमीटर का रेजिस्टेंस क्या था, वेरी लो रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या होगा, वेरी हाई रेजिस्टेंस। यहाँ पे उसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया था, तो इसको हम किस में करेंगे, पैरेलल में। देखो किसी एक का ऑर्डर याद रखो, किसी एक को याद रखो। बच्चे क्या करते हैं, एमीटर का भी कॉन्सेप्ट याद रख लेते, वोल्ट मीटर का भी कॉन्सेप्ट याद रख लेते। याद आपको सारा रखना, लेकिन कंपैरिजन के केस में एक को याद रखो। जैसे ये वाला पॉइंट है, अगर आपने एमीटर का याद रख लिया तो फिर आपको वोल्ट मीटर का याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना कि अपोजिट करना। तो वहां पे क्या था, कनेक्शन सीरीज में था, यहाँ पे कनेक्शन आएगा पैरेलल में। ये इसका सिंबल है। अब ये सिलेबस क्या पढ़ेंगे, आपको सिंबल्स पढ़ेंगे। तो ये आपका सिंबल हो जाएगा सेल का। अब लोग कई सारे सेल हम कनेक्ट कर देंगे सीरीज में, तो बन जाएगी आपकी बैटरी। अब ये क्या है, की का सिंबल है। ये क्या है, क्लोज की का सिंबल है, प्लग की जिसको कहेंगे। वायर ज्वाइनिंग अ पॉइंट, सो ये ज्वाइनिंग वायर केस है। ये क्रॉस वायर है, क्रॉस वायर विदाउट कनेक्शन, ये हो गया। ये बल्ब का सिंबल
रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का सिंबल आपको ये zigzag याद रखना। Rheostat, same as to the resistance, but here the difference only arrow। अगर आप एरो इस टाइप का लगा दें या इस टाइप का लगा दें तो वो rheostat होगा। अब अच्छा इनके सिंबल भी याद रख लेते जरा। सेल बैटरी कुछ नहीं, के स्विच जो की होगी उसका के सिंबल होगा, वायर का कोई सिंबल नहीं होगा, बल्ब का बी लिख देते हैं। वैसे हम आर कैपिटल आर रेजिस्टेंस होगा, इसका सिंबल होगा आर स्मॉल एच होगा, एमीटर ए से लिखेंगे, वोल्ट मीटर बी से लिखेंगे। तो ये कुछ सिंबल हमने बताए हैं जो आगे यूज होंगे। वोल्ट मीटर एमीटर ऑलरेडी हमने बता दिए, तो ये सब कुछ हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ और नया टॉपिक्स। Our next topic is resistance. We discuss about resistance. That resistance is a physical quantity. Physical quantity in the sense it is depend upon the conducting property. The conductor is good conductor or a bad conductor. Correct. Resistance is a loss. Bad conductor is that conductor which is not proper flow of current. Bad conductor क्या होगा? जिसमें कि हम प्रॉपर वे में करंट को फ्लो नहीं करा पाएंगे, वो होगा हमारा बैड कंडक्टर। अब बैड कंडक्टर में क्या होगा कि फ्लो ऑफ करंट जो होगा वो रेट हमारी क्या होगी, कम होगी। तो जो चार्ज होंगे वो वन प्लेस टू अदर प्लेस प्रॉपर वे में नहीं पहुंचेंगे। अब ये इतना हम बता क्यों रहे हैं कि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग रहा, कभी चार्ज बहुत जल्दी पहुंच जा रहे हैं, ज्यादा अमाउंट में पहुंच जा रहे हैं। तो ये कुछ फिनोमेना है रेजिस्टेंस का कि इसमें ये कंडक्टर होगा गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर के केस में क्या होगा, बहुत कम टाइम में चार्ज यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे इजीली। सो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज अ गुड कंडक्टर। लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अभी हमने क्या बताया था, लॉस ऑफ करंट, कि जो चार्ज को लॉस करेगा मीन्स चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ना जाने देगा, वो होगा रेजिस्टेंस। अब इसको हम समझेंगे कैसे और इसको आप याद कैसे रखें। इसको आप ऐसे याद रखें कि एक रोड है, मान लो हाईवे, हाईवे में एक अगर हम बहुत गहरा गड्ढा करते हैं पिट, तो अगर वो हम गड्ढा कर देंगे तो जितनी भी गाड़ियां हैं वो 80 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, 110 ऐसी कुछ मान लो चल रही होगी। लेकिन जैसे ही वो गड्ढा आएगा या बैरिकेड या एक ऑब्स्टिकल्स आएगा तो उस वजह से वो गाड़ियों का फ्लो रेट कम हो जाएगा और गाड़ियां उस स्पीड से नहीं निकल पाएंगी। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि एक ऑब्स्टिकल आया, एक रुकावट आई, किसमें, गाड़ियों के फ्लो करने में। तो गाड़ियों के फ्लो करने में जो रुकावट है, अब जो उस पिट को हम नाम दे देंगे रेजिस्टेंस। तो यही काम होगा रेजिस्टेंस का इन द कंडक्टर। When charge flow in the conductor, charge is affected by the phenomena of conductor। कि कंडक्टर के फिनोमेना से वो जो चार्ज हैं वो अपनी रेट को कम कर देते, तो उसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। लेकिन ये तो हमने बता दिया सब कुछ आपको फिजिकल में, अब आपको आ गया होगा कि रेजिस्टेंस का काम क्या होगा। लेकिन इसको डिफाइन किया ओम्स ने, तो इसीलिए इसकी यूनिट ही अपने नाम पे रख दी। तो अभी आपने जितना भी सब कुछ पढ़ा है, चार्ज पढ़ा, चार्ज भी कूलाम ने डिस्कवर किया था, तो हमने अपने नाम पे ऐसा यूनिट रख दी। फिर उसके बाद आया करंट, करंट एम्पियर, सो एम्पियर दे दिए। उसके बाद आया वोल्ट, वोल्टेज हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, ओम। तो आप सीक्वेंस समझिए कि किस ऑर्डर में ये सब कुछ चलता आ रहा है। अगर आप इसी चीज को जिस हिसाब से ये हम बोल रहे हैं या दिमाग से निकाल रहे हैं, अगर इसी के अकॉर्डिंग आप भी दिमाग से ऐसे ही वे में निकालने लगे तो आप समझ लीजिए सारा डाउट वहीं खत्म हो गया। तो यहाँ पे ओम्स लॉ, अब हमें पहले हम पूरा टॉपिक यहाँ देख लेते कि क्या है इसमें। ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर
is directly proportional to the potential difference across its end, providing the physical condition such as temperature remain unchanged. अब इसको पूरा हम समझाते था क्या ये था एक कंडक्टर हमने लिया, उस कंडक्टर की सारी फिजिकल क्वांटिटी हमने कांस्टेंट रखी। फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या होगा देखो, कभी ये फिजिकल क्वांटिटी आपको बताई नहीं जाएंगी बुक में, किसी भी बुक में नहीं बताई जाएगी। इतना टाइम हो गया हमको ये सब कुछ देखते हुए, लेकिन आज तक फिजिकल क्वांटिटी बताई नहीं थी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी में हम ये ले लेते कि जो मेटल ले रहे हैं वो एलॉय नहीं है, एलॉय मींस मिक्स मेटल, वो मिक्स मेटल नहीं है, वो प्योर मेटल है। पहली फिजिकल क्वांटिटी की वो हमें प्योर मेटल लेना। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी कि रूम टेम्परेचर लेना, ना तो टेम्परेचर ज्यादा हो ना ही कम हो, क्योंकि टेम्परेचर इफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे रेजिस्टेंस कम होगा। ये भी आपको याद रखना, क्योंकि कभी कभार मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा इसमें कि जो कंडीशन हमें लेना है वो कैसी लेना है, रिमेन कांस्टेंट, फिजिकल कंडीशन एलॉय ना हो वो, और जो रूम टेम्परेचर है वो आपका फिक्स हो। अब इसके आगे क्या होगा कि अब इस केस में जैसे ये कंडक्टर हमने ले लिया, इस कंडक्टर में फिजिकल क्वांटिटी हमने सारी कांस्टेंट ले ली। अब इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इजीली पास करेंगे। तो अब जब इजीली पास करेंगे तो एक हमने पॉइंट ले लिया ए, एक हमने पॉइंट ले लिया बी, तो ए और बी दो पॉइंट है। अब दोनों में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा ना। तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस की भी बात है। अब फिर से एक बार देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इलेक्ट्रिक करंट आई, अब ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है कि जो आई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस बी के। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा मींस बी वाला जिस रेट से इन सबको बुला रहा होगा उसी रेट से ये जाएंगे। तो उस केस में हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल भी नहीं है। वी और आई का रेशियो कैसा चल रहा, सेम चल रहा। वी मींस वो खींच रहा उसको, तो उसी रेट में वो जा रहा है। जैसे एक थ्रेड है, थ्रेड को हम खींचे, तो थ्रेड को हम खींचेंगे, अगर मान लो यहाँ पे स्ट्रेट थ्रेड होगा तो इस केस में जो थ्रेड होगा वो इजीली खींचेगा, कोई मतलब पुश करते जाएंगे तो हम वो लेते आएंगे, पीस आता जाएगा वो हमारे पास। हाँ, अब उस केस में मान लो बैरिकेड्स का मीनिंग हम ये मान लें कि एक हमने स्टोन हैंग कर दिया उस थ्रेड से, तो क्या अब वो थ्रेड इजीली वे में खींच पाएंगे हम, नहीं। तो वहां पे रेट क्या होगी, कम होगी। तो लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि फिजिकल कंडीशन इस की अनचेंज वाला केस है, रिमेन कांस्टेंट है, रिमेन कांस्टेंट है। तो v जितना होगा उतना ही आई होगा, ठीक है। ये फिजिक्स में लो पढ़ा है आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केस में। फिर हमने क्या किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव किया, सो एक लेटर हमने ले लिया r, कोई भी एक लेटर r। v और i का रेशियो क्या है, कांस्टेंट के इक्वल है, सो इसको हम बोलेंगे क्या, ओम्स लॉ। जब v और i का रेशियो आपका कांस्टेंट आए तो उस केस में हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस होगा कब, ये कभी नहीं भूलना, कंडीशन रिमेन कांस्टेंट। R क्या होगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट लेटर है, इसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। इसकी SI यूनिट क्या होगी, ओम होगी, याद रखना। अब इसमें हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। सो इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम उनकी डेफिनेशन बना सकते, 1 ओम is the resistance when potential or current unit quantity, when take potential and current and unit quantity, के जब हम potential और current को unit quantity करेंगे तो उसके इसमें resistance जो होगा वो unit होगा, ठीक। ये ग्राफ हमने बनाया है, V और I का ग्राफ कभी कभार पूछा जाता है। तो V और I का ग्राफ जो होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ स्ट्रेट लाइन होगा, एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा। देखो कोई भी एक कंडक्टर है, फिजिकल क्वांटिटी अगर आप कांस्टेंट रखते तो उसके इसमें v और i का जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस कंडक्टर को बोलेंगे ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर इज दैट कंडक्टर व्हिच फॉलो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को जो फॉलो करेंगे वो कंडक्टर क्या होंगे, हमारे ओमिक कंडक्टर होंगे। बट सम डिवाइसेस आर नॉट फॉलो ओम्स लॉ, देयर डिवाइसेस
या these devices are called non-ohmic conductor। अब नॉन ओमिक कंडक्टर के अगर आपसे एग्जाम्पल पेपर में पूछ लिए जाए तो बहुत मुश्किल होगा आपको बताना। सो इसीलिए यही याद कर लीजिए कि सेमी कंडक्टर डिवाइसेस जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं आपके नॉन ओमिक कंडक्टर। इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया जैसे तो बल्ब ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब वो भी आपका एक क्या है नॉन ओमिक कंडक्टर है। अब इसमें सुनना जरा क्या क्या एग्जाम्पल होंगे क्लियर कट। ट्रांजिस्टर, डायोड, ट्रायोड, ये जितने भी सेमीकंडक्टर हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे एक बार और रिपीट कर दे। ट्रांजिस्टर, डायोड, डायोड बल्ब, ट्रायोड बल्ब, ये सारे आपके क्या होंगे। हाँ एक और रेक्टिफायर, ये भी क्या है आपका नॉन ओमिक कंडक्टर का एग्जाम्पल है। हाँ अब ओमिक कंडक्टर का एग्जाम्पल क्या है, एनी डिवाइस एग्जेम्प्टेड दीज डिवाइसेस, इन सब डिवाइसेस को छोड़ के जो भी होगा। मेटल वायर एक एग्जाम्पल लिख सकते, कोई भी लिख दो आप, ये सारे क्या होंगे ओमिक कंडक्टर होंगे। अब आगे इसमें क्या है तो आगे थोड़ा सा आपको रिलैक्स माइंड में याद रखना क्योंकि अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्या डिपेंडिंग फैक्टर। फैक्टर डिपेंडिंग क्या है, फैक्टर डिपेंडिंग हम किसकी बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि भाई रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा कब घटेगा, रेजिस्टेंस का बढ़ना किस फिनोमेना पर डिपेंड करेगा। तो अगर हम कंडक्टर पर if the length of conductor is increased then the resistance is also increased। अगर हम वायर का 1 मीटर केस लें और एक और वायर लें 2 मीटर केस तो 2 मीटर वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा ज्यादा होगा। ठीक है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं ज्यादा दूर तक जाने में क्या है कैपेसिटी कम होगी, मींस टू डू अ वर्क काम करने की जो कैपेसिटी होगी वो क्या होगी कम होगी। तो ज्यादा डिस्टेंस तक जाएंगे तो चार्ज क्या होगा लॉस होगा। ठीक है अब एरिया क्रॉस सेक्शन क्या, ये क्या है एरिया क्रॉस सेक्शन। एरिया क्रॉस सेक्शन जो आपको ब्लैक कलर का पॉइंट दिख रहा होगा, यहाँ पे ब्लैक कलर का दिख रहा होगा और यहाँ पे व्हाइट कलर का दिख रहा होगा। सो ये आपका हो गया क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन को क्या करना हमें ग्रेटर करना लेस करना, तो उससे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हम देखते इन दिस केस द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन। द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन। So in this case, the resistance increase. The resistance increase when decrease the cross section. Cross section को अगर हम कम करेंगे तो resistance क्या है बढ़ेगा। For example हम ऐसे समझ लेते हैं इसको, मान लो ये रूम है क्लास में। इस क्लासरूम में गेट को हम बहुत छोटा करते हैं, जो गेट है एग्जिट गेट है उसको हम बहुत छोटा करते हैं और सारे बच्चों को से कहें डंडा चला के इन द सेंस लाठी चार्ज करके कहेंगे बाहर निकले। उस केस में क्या होगा वो एक दूसरे में कोलिजन करेंगे तो उससे क्या होगा हीट जनरेट होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये पूरा एग्जाम्पल बहुत परफेक्ट है। इससे आपको पता क्या चला क्रॉस सेक्शन अगर हम छोटा कर दें तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रूम टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये भी पूछा जाता है कि रूम टेम्परेचर बढ़ा दें या टेम्परेचर को बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा। सो इंक्रीज कर जाएगा वो। क्रॉस सेक्शन को कम कर दें तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। और क्रॉस सेक्शन को हाँ अब इसी जगह हम क्या करें फिर से वही काम करें कि स्टिक को चलाएं मारें सबको और कहें यहाँ से निकलो, और रूम जो है उसमें जो गेट है वो एक दीवार के बराबर है तो फिर हम तो किसी को नहीं मार पाएंगे, सारे बच्चे भाग जाएंगे। ये एग्जाम्पल बहुत परफेक्ट है। हाँ एक चीज ये है अगर आप फिजिक्स सीखना चाहते हैं तो अगर एग्जाम्पल से आप समझेंगे आपको सिंपल लगेगी फिजिक्स, क्योंकि ये चीज हमने देखी है बच्चों को अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए तो उससे उनको ये लगता है सर अरे आप तो फिजिक्स पढ़ा देते हैं। तो ये केस ऐसा है कि अगर हम एग्जाम्पल अच्छे देंगे जो आपको समझ में आते हैं तो वहां पे आप कहेंगे कि ये सब सिंपल था टॉपिक। और इसी जगह विदाउट एग्जाम्पल हम सीधा बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाते जाएं तो वो केस अलग होगा, उसमें फिजिक्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ठीक है टेम्परेचर का देखा, लेंथ का देखा, क्रॉस सेक्शन का देखा। अब क्रॉस सेक्शन का थोड़ा और अलग वे में समझते हैं क्योंकि क्रॉस सेक्शन से क्या है क्वेश्चन बनते काफी न्यूमेरिकल। और क्रॉस सेक्शन सीधा क्रॉस सेक्शन नहीं होगा, उसमें वो बोलेंगे कि इसकी रेडियस हमने आधी कर दी, डबल कर दी, ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है ट्वाइस थ्राइस ऐसा कुछ आता है। तो इसी के आगे आपने देखा कि यहाँ पे हमने एक और फॉर्मूला लिख दिया। अब
ये सब समझ लेते हैं। हाँ अच्छा, पहले इन्हीं को देखते हैं। अब इन दोनों फॉर्मूले को हम कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन यहाँ पे भी रिमूव किया था तो एक कांस्टेंट आया था, यहाँ पे भी रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आया जो कि होगा रो। रो इज अ रेजिस्टिविटी, मींस रो का नाम क्या है, रेजिस्टिविटी है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखो कई टीचर क्या है डिफरेंस पूछते कि आर में और रो में क्या डिफरेंस है। ऐसे ये बेस्ट क्वेश्चन है, बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई आर और रो में क्या डिफरेंस है। तो आर और रो में पता क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये स्टिक ले ली, अब ये आपको स्टिक इस मार्कर के कंपैरिजन पे क्या है, लेंथ ज्यादा है, ये कम लेंथ है। अच्छा, इसको आप मेजर कर सकते हैं। मान लो आपके पास एक स्मॉल अमाउंट स्केल है या छोटी लेंथ वाला स्केल है, उससे आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन इसको निकालेंगे तो कहीं ना कहीं एरर होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम कैसे समझें कि रेजिस्टिविटी क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। तो देखना, ये भी वायर है, ये भी वायर है, ये वायर हम ले लेते कि इसी की कटिंग है, ये वायर था ऐसा, इसी की कटिंग हमने ले ली। अब एक चीज देखना, अच्छा इस पे हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इस पे भी कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत किसमें होगी आपको, प्रॉब्लम किसमें होने वाली है, प्रॉब्लम आपको इसमें होने वाली है, इसके रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लेंथ की एरर आएगी, ठीक है, इतना समझ लिया आपने। अब यहाँ पे हम इसके रेजिस्टेंस को सिंपल वे में निकाल सकते हैं, इसके रेजिस्टेंस को आप सिंपल वे में निकालेंगे तो इसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, समझ गया ना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कब होगा, जब स्पेशल केस हो। स्पेशल केस क्या हो, लेंथ यूनिट कर दी जाए और एरिया क्रॉस सेक्शन भी यूनिट कर दिया जाए, तो उस केस में जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस जो होगा वही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, बात समझ गए। लेकिन इस केस में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं होगा, इस केस में रेजिस्टेंस ही होगा। बिकॉज रेजिस्टेंस इसलिए होगा कि यहाँ पे ना तो हमने लेंथ डिफाइन की, ना ही हमने एरिया क्रॉस सेक्शन डिफाइन किया। बहुत अच्छे से आपको समझाया, मैं रिपीट करके भी देख लेना वीडियो कि रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। अब देखते हैं रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी, ओम, ऐसा यूनिट, तो यहाँ पे इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, ओम मीटर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे लेंथ हमने फिक्स कर दी, ये होगा। अब यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन वाला केस है, तो आप खुद देख रहे होंगे कि यहाँ पे अगर हम रेडियस को डबल कर दें, रेडियस डबल मीन्स R2, R2 का केस क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। तो अगर हम R को डबल करेंगे, रेडियस डबल करें, रेडियस अभी ये है, डबल कर दें तो फिर यहाँ से चार्ज इजीली निकल जाएंगे। तो जो रेजिस्टेंस होगा वो 4th टाइम होगा, 1/4 टाइम मीन्स और कम हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो अभी हमने बताया था क्रॉस सेक्शन को अगर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इस वीडियो को आप 1-2 बार देखिए, आपको बहुत सिंपल लगने लगेगा ये सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अभी लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि करंट, रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस। सो रेजिस्टेंस, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑल आर स्केलर क्वांटिटी। ये अभी उसमें बताना भूल गए थे। सो यहाँ पर ये क्या लिख दिया हमने, करंट, रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस ऑल आर स्केलर क्वांटिटी। ये आपको याद रखना, मल्टीपल चॉइस में हो सकता कि आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप याद रखें। क्यों, क्लास 12 के बच्चे से हमने पूछा कि भाई करंट क्या है, या तो उसमें उसका आंसर था कि सर वेक्टर, क्योंकि करंट एक वायर के थ्रू जाता है, स्ट्रेट लाइन वायर है। तो यहाँ पे भाई ये चीज हम ऐसे याद रख के चलें कि आगे कोई डाउट ना रहे। अब करंट वेक्टर है, स्केलर है, इसका एविडेंस आपको बाद में मिलेगा। अभी आपको याद रखने की इस चैप्टर में आप जितनी भी क्वांटिटी पढ़ेंगे वो सारी की सारी क्या होंगी, स्केलर क्वांटिटी होंगी। इनको याद रखना अच्छे से। अब यहाँ पे क्या है, इसमें हमने ये लिखा पॉजिटिव बॉडी, पॉजिटिव पोटेंशियल,
मीन्स ये जो हमने लिखा पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल, ये है हायर पोटेंशियल। कि भाई पॉजिटिव पोटेंशियल हायर कब होगा, जब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो। अब नेगेटिव पोटेंशियल भी हायर केस का हो सकता, कब, जब बॉडी वो नेगेटिव हो। नेगेटिव बॉडी होगी तो नेगेटिव पोटेंशियल हायर पोटेंशियल होगा। ओके, ये भी आपको याद रखना नोट में। और ये 2 पॉइंट और याद रखने। देखो इस लेक्चर में ये पूरा जितने भी टाइम का हो 1 आवर 1 या 1.3 ऐसा कुछ मीन्स हाफ एंड आवर, तो उसमें आपको जो भी डाटा मिलेगा वो डाटा आपका बिल्कुल यूनिक डाटा होगा और जो भी रूल होंगे वो बिल्कुल यूनिक होंगे। सो इसीलिए आप बहुत अच्छे से इसको देखिए, बहुत बढ़िया से नोटबुक लेके इसको नोट करिए और आगे इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रखिए, क्योंकि अब न्यूमेरिकल आने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल में आपको ये वाला जो आपको दिख रहा है डाटा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज होगा। तो यहाँ पे हमें वही चीज़ थोड़ा सा समझ के चलना कि ये पूरा डाटा हम कैसे याद रखें, उसका भी बताया जाएगा भैया आपको और अच्छे से समझाया भी जाएगा। तो ये जो 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट कंफर्म है, मल्टीपल चॉइस में आते हैं, चाहे 10th में और चाहे 12th में। कंफर्म हमने क्वेश्चंस काफ़ी सारे कई बार देखे हुए हैं। सो इसमें आपको ये याद रखना, when length of wire is x time then the resistance is x time। हमने ये बोला कि एक सिंगल वायर था वो 2 मीटर का, means the length of the wire 2 meter, the resistance of this wire is 3 ohm। After the length is double, what is new resistance? लेंथ क्या कर दी उन्होंने, डबल कर दी। What is the resistance? What is the resistance? New resistance क्या होगा? तो यहाँ पे हमने वही तो बोला कि वायर की लेंथ को हमने क्या किया, x टाइम किया, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, x टाइम हो जाएगा। सो आंसर इज 3 ओम, मींस ओवरऑल 6 ओम। 3 ओम तो पहले था कि हमने यहाँ पे क्या देखा कि इसमें लेंथ जो है वो 2 मीटर है तो 3 ओम रेजिस्टेंस है। लेंथ को हमने जैसे ही डबल किया तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा। ये सेंटेंस आपको याद रखना, जितने टाइम वायर की लेंथ को बढ़ाएंगे उतने ही टाइम रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब इसमें ये जो 2 पॉइंट लिखे हैं, देखो इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस है पुलिंग। अगर हाँ क्वेश्चन में आपको पुलिंग वर्ड लिखा जाए तो ये वाली कंडीशन से अप्लाई करनी, और अगर विदाउट पुलिंग स्क्रैच ये कुछ ऐसा ना लिखा हो, केवल इतना लिखा हो कि लेंथ इज ट्वाइस, लेंथ इज थ्राइस, कंडीशन आपको ना बताई जाएगी खींच के बढ़ाया कि कैसे बढ़ाया, वो कोई मतलब नहीं। तो उस केस में सीधा सा आपको डायरेक्टली कनेक्शन है, 2 टाइम लेंथ 2 टाइम रेजिस्टेंस, 3 टाइम लेंथ 3 टाइम रेजिस्टेंस। पहला सेंटेंस क्लियर। दूसरे वाले सेंटेंस में क्या है यहाँ पे कि सेकंड सेंटेंस में when a is pulling, when the wire, वहाँ ठीक है, when a wire is pulling, when a wire is pulling, the length is x time, then r is x square time। कि यहाँ पे हमने सेंटेंस क्या लिखा कि जो रेजिस्टेंस होगा, जैसे इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, 2 मीटर लॉन्ग वायर लिया, 3 ओम रेजिस्टेंस, ओके, इसको हमने खींच के ट्रिपल कर दिया, इसको ट्रिपल कर दिया, सो न्यू लेंथ है 6। तो वायर क्या होगा, कितना किया, ट्रिपल किया ना, ट्रिपल टाइम, सो ट्रिपल टाइम का स्क्वायर क्या होगा, 9, सो रेजिस्टेंस इज 9 ओम। ये आपको याद रखना, ओके, ऐसा होगा ये, ठीक है ना। ये इस टाइप से आपको याद रखना कि रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे क्या किया था, ट्रिपल टाइम, तो ट्रिपल का स्क्वायर क्या होगा, 9, तो 9 ओम आंसर होगा यहाँ पे। इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, और खैर इसके क्वेश्चन करेंगे आगे तो वो आपको और अच्छे से आ जाएंगे। अभी केवल सेंटेंस याद रखिए कि इस सेंटेंस में कहने का क्या मीनिंग है हमारा। अब वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखो यहाँ पे अब जो टॉपिक शुरू हो रहा, ये कंफर्म है कि बोर्ड में इससे क्वेश्चन आना है,
मीन्स ये समझ लो आपके ये जो इतना डाटा लिखा है उसमें से एक पार्ट आपका पेपर का जरूर है। पेपर का पार्ट मीन्स जैसे कहें पेपर टाइम में हम पेपर लीक करें, मान लो बच्चे कहते हैं कि सर कुछ क्वेश्चन आप ऐसे बता दो जो कंफर्म में आ जाए, तो यहाँ पे अगर हम उस बात को अप्लाई करें तो वो पार्ट ये है, ये कंफर्म आएगा आपके पेपर में। तो ये कंफर्म आएगा तो इसको आप अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। यहाँ पे यूनिक डाटा मिलने वाला है, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ना किसी बुक में मिलेगा, ना कहीं किसी और लेक्चर में मिलेगा। सो इन दिस टेबल there are two type of combination of resistance. First is series, then second is parallel. First is series. In the combination of series, the diagram is this. A और B दो ज्वाइनिंग पॉइंट लिए, उनके बिटवीन हमने 3 रेजिस्टेंस रख दिए, मींस कंटिन्यू कनेक्शन 1 by 1। सो वो अरेंजमेंट क्या होगा आपका, सीरीज अरेंजमेंट। अब सीरीज अरेंजमेंट होगा तो इसमें R1, R2, R3 तीन हमने रेजिस्टेंस लिए, तीनों रेजिस्टेंस का टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। सो द सम ऑफ ऑल थ्री R1 + R2 + R3 = R। अब R4 भी हो सकता, क्योंकि बच्चे ये पूछते हैं सर हमेशा आप 3 ही क्यों लेते, क्या 3 ही का रूल है? तो ये n है, R1 + R2 + R3 ... सो n। सो वहां पर रेजिस्टेंस टोटल हम निकाल देंगे। तो अब हमें ये याद रखना कि सीरीज का कॉम्बिनेशन हमने पढ़ लिया, सीरीज के केस में फॉर्मूला भी हमने पढ़ लिया। अब इसमें आगे क्या है आपका, आगे है वोल्टेज और करंट, और फिर आगे है क्या, सर्किट डिसएडवांटेज। ये क्या है कि एक सर्किट का डिसएडवांटेज बिहेवियर है। क्या कि अगर आप सर्किट को सीरीज में रखेंगे तो उसको हम डिसएडवांटेज कैटेगरी का बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस हायर वैल्यू कंटेन करेगा, ये जो रेजिस्टेंस होगा वो हाई वैल्यू देगा। सो इसमें आपको ये याद रखना कि अगर हायर रेजिस्टेंस केस है तो उस केस में सीरीज कॉम्बिनेशन ही होगा। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ लिया पूरा। अब इसमें मेन आपका क्या है, क्या आपको याद रखना, अभी वो थोड़ा ये और पढ़ लेते, फिर दोनों के कंपैरिजन पे हम देखते कि इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है। हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन इज दैट टाइप कॉम्बिनेशन और दिस टाइप कॉम्बिनेशन। ए और बी हमने ले लिए और 3 रेजिस्टेंस ले लिए, R1, R2, R3। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस था हाई, किस केस में, सीरीज में, और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, लो। सो इसीलिए हाउस होल्ड सर्किट जो होंगे वो कैसे होंगे, ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन तैयार हो गया आपका कि हाउस होल्ड जो सर्किट होंगे वो किस टाइप के होंगे, पैरेलल टाइप के होंगे। पैरेलल टाइप के क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होगी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होगी तो जो बिल है, जो लाइट का आपका बिल आता है वो इसीलिए लो लोड वाला आता है, कि उसमें लोड जो होगा वो लो होगा, क्यों, रेजिस्टेंस लो है। ये हो गया। अब यहाँ पे हाउस होल्ड सर्किट है, ये क्या है, सर्किट एडवांटेज है कि हम कितनी भी सारे अप्लायंस अटैच कर सकते हैं, इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा नहीं होगी। कितनी नहीं होगी, सीरीज के बराबर कभी नहीं हो सकती। कि यहाँ पे 3 का कॉम्बिनेशन किया, जो सीरीज का आंसर आएगा वो कभी इसके बराबर नहीं होगा, 3 के ही केस में। ठीक है ना, और ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कंफर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट आपको यही याद रखना है, यही है मेन फंडा यहाँ पे, कि आप वोल्टेज और करंट को किस वे में याद रखेंगे। अब हमने वोल्टेज किस केस, सीरीज में वोल्टेज लिखा चेंज, करंट लिखा कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या याद रखना, देखो अब यहाँ पे फिर से वही कॉन्सेप्ट आया कि 2 चीजों में से कोई एक चीज याद रखो आप, दूसरा अपोजिट है। तो अगर आप सीरीज वाला कॉम्बिनेशन याद रखते हैं तो उस केस में क्या होगा, सीरीज में वोल्टेज चेंज होगा। इस सेंटेंस को जरूर याद रखिएगा, सीरीज में वोल्टेज चेंज होगा। द वोल्टेज इज चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ सीरीज, या सीरीज के अरेंजमेंट में जो होगा वोल्टेज चेंज होगा। कि द वोल्टेज इज चेंज इन अरेंजमेंट ऑफ सीरीज, सीरीज के केस में जो वोल्टेज होगा वो आपका चेंज होगा। कांस्टेंट क्या होगा, करंट, करंट नेवर बी चेंज इन सीरीज। अब इसका रिवर्स क्या होगा, करंट नेवर बी चेंज इन सीरीज, तो करंट ऑलवेज बी चेंज इन सीरीज, इन पैरेलल। करंट जो होगा पैरेलल में चेंज होगा। देखो पैरेलल करंट चेंज, वोल्टेज
कांस्टेंट। इसी कॉन्सेप्ट को याद रखना आपको, क्यों कि देखो आगे क्या होगा, न्यूमेरिकल आएंगे, न्यूमेरिकल में आप पता नहीं करना कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन वाला न्यूमेरिकल आया हमको कि पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला आया। सो इसके लिए आपको इस कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखना। जब वोल्टेज चेंज होगा, वोल्टेज चेंज हो रहा तो वो कौन सा केस होगा, वोल्टेज चेंज आपका, वोल्टेज चेंज होगा तो सीरीज वाला होगा। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू याद रख लेते हैं। क्या, यहाँ पे मान लो हमने ये ले लिया, एक पानी का पाइप है, वाटर पाइप। सो वाटर पाइप हमने ये लिया। अब वाटर पाइप में क्या होगा, वाटर पाइप में वाटर पास होगा, वाटर पास होगा तो ए पॉइंट पे भी उतना ही वाटर रहेगा जितना ही कहाँ है, बी पे। सो यहाँ पे वाटर अमाउंट क्या चेंज हुआ, नहीं हुआ। वाटर को हम क्या बोलेंगे, करंट। सो करंट नेवर बी चेंज इन सीरीज, याद हो गया। अब यहाँ पे भाई हम ले लें, भाई ए से हमने पानी भेजना शुरू किया, ए से हमने वाटर प्रोसेस शुरू की। अब वाटर कहाँ डिवाइड हो गया भाई, इस जंक्शन पे आके कुछ पार्ट ऊपर चला गया, कुछ यहाँ स्ट्रेट लाइन में चला गया, कुछ नीचे आ गया। मीन्स यहाँ पे डिवीजन हो गया, किसका, करंट का, वाटर अमाउंट का डिवीजन हो गया। तो इसलिए देखो करंट विल बी चेंज, करंट चेंज होगा। इस एग्जाम्पल से आप परफेक्ट वे में याद रख सकते हैं। न्यूमेरिकल आपको बहुत सिंपल लगेंगे आगे, ठीक है। सो यहाँ पे वोल्टेज चेंज होगा, जहाँ पे सॉरी आप इसको करंट से याद रखो। करंट जहाँ चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको करंट से ही क्वेश्चन करना है, करंट जहाँ चेंज नहीं होगा वो सीरीज होगा, करंट जहाँ चेंज होगा वो पैरेलल होगा। बस इतना याद रखना। अभी हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। अब यहाँ पे हम ये वाला इसमें से कुछ भी ऐसा रह नहीं गया है, आपको बढ़िया से याद रखना। ये हायर, ये लोअर वैल्यू है, ये हाउस होल्ड सर्किट का एडवांटेज है, ठीक है। इतना सब कुछ याद रखना। अब आते हैं हम लास्ट टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या इसी को पेपर में इस नाम से भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे इस नाम से अगर पूछ सकते तो हमें दोनों ही नाम पढ़ लेने हैं, और दोनों का यूज क्या है, या इस लॉ से हमें पता क्या चलता है, ये लॉ किस चीज को बता रहा, तो किस चीज को ये लॉ बता रहा, तो देख लेते हैं ना। यहाँ पे ध्यान से समझना है यहाँ पे, क्योंकि कभी हमने डिवाइड बाई जे किया, कभी हमने डिवाइड बाई जे नहीं किया, समझना, ठीक है। द इफेक्ट, अब रूल पे आते हैं, इस लॉ में है क्या। देखो अब इस लॉ को अभी हम पढ़ते पहले एक चीज समझ लेते हैं। हमने इसमें करंट पास किया, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जब हम करंट कंडक्टर में पास करेंगे तो कंडक्टर क्या होगा, गर्म होगा, हीट करेगा। मींस यहाँ पे करंट जो लॉस होगा वो किसके टर्म में होगा, हीट के टर्म में। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही आया कि जूल्स हीटिंग इफेक्ट ये है कि जब हम करंट को किसी कंडक्टर में पास करेंगे, कि एक कोई कंडक्टर ले लिया, उसमें हमने करंट को पास किया, तो उसमें क्या होगा, करंट को अगर हम पास करेंगे तो वो जो कंडक्टर है वो हीट करेगा, और हीट करके क्या कर सकता, वो मेल्ट भी कर सकता। मेल्ट करेगा तो ट्रांसमिशन स्टॉप हो जाएगा, मींस कि वहां पे ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगा अगर वो मेल्ट कर गया, डिसजॉइंट हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या करते, करंट पास नहीं करेंगे। अब कंडक्टर में क्या पास करेंगे, अब कंडक्टर में हम लाते हैं वोल्टेज, क्योंकि ओम्स लॉ में हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एक पढ़ा था करंट और एक पढ़ा था वोल्टेज। तो करंट इसमें हमें पास नहीं करना है, क्योंकि ये क्या कर जाएगा, हीट अप कर जाएगा, तो यहाँ पे ये मेल्ट हो जाएगा, ट्रांसमिशन रुक जाएगा, ठीक है। और ये केवल हम बात नहीं कर रहे हैं कि ये 220 वोल्टेज वाला या 2 एम्पियर करंट, ये हम उसके लिए बात नहीं कर रहे हैं। जब हायर लेवल पे ट्रांसमिशन हो, मींस इंडस्ट्रियल एरिया में जब करंट दिया जाए, या रेलवे लाइंस हो, रेलवे लाइंस में कितना आता, 225,000 वोल्ट। अब उसको आप करंट में चेंज करेंगे तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है, कंडक्टर में एक चीज याद रखना, कंडक्टर में या तो वोल्टेज पास किया जाएगा या करंट पास किया जाएगा। अगर हम करंट हायर वैल्यू का लेंगे तो वोल्टेज क्या होगा, लो वैल्यू का होगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, रेसिप्रोकल केस हैं। मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है कि हम वोल्टेज को बढ़ा के दे दें, वोल्टेज के अकॉर्डिंग ट्रांसमिशन करें तो हीटिंग इफेक्ट नहीं आता। यहाँ पे मान लो ये इसका हीट के केस में हम ले लें तो
इसको हमने 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, इसको हमने 1 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, कंडक्टर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बस क्या होगा, टेम्परेचर ट्रांसफर होगा। सो इसीलिए हम इसको वोल्टेज के बेस में ले लें। मान लो 100 वोल्ट हमने यहाँ पे दे दिया और 1 वोल्ट हमने यहाँ पे दे दिया, तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू इजीली जा सकता है, यहाँ पे कोई हमें मशीन तो लगानी नहीं पड़ेगी। तो ये जो ट्रांसमिशन हुआ वो क्या है, वोल्टेज के केस में ही करेंगे, बस इतना याद रखना आपको। तो यहाँ देखो, द इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू विच heat is produced in the wire when current is passing through it. It is called heating effect of current और Joule's law of heating effect। ठीक है, करंट पास करेंगे तो उसमें हीट करेगा, वो मेल्ट कर सकता, ट्रांसमिशन रुक जाएगा। इसी को हमने थोड़ा सा क्या किया, मैथमेटिकल वे में हमने देखा कि मैथमेटिकल वे में क्या है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये गाने की तरह आपको फॉर्मूला याद रखना, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अगर आई स्क्वायर आर टी लेते हैं आप, तो जो इस पूरे की जो वैल्यू होगी वो जूल में होगी, ठीक है ना। आई स्क्वायर आर टी अगर लेते हैं तो जूल में होगी, लेकिन जब आप जे से डिवाइड कर देंगे, मतलब कि यहाँ पे अब जे क्या है, देखो जे ये है, 1 जूल इज इक्वल टू 4.18 या 4.2 पढ़ा होगा आपने, 4.2 पढ़ा होगा या 4.18, ये परफेक्ट वैल्यू है। तो अगर इस वैल्यू से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर किस में आएगा, कैलोरी में। लेकिन हम जो बोल रहे हैं H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, देखो बुक में आपके ये भी है, तो बुक में ये है, तो ये किस केस में है, जूल में होगा इसका आंसर। लेकिन जब आप 4.18 से डिवाइड कर देंगे तो उस केस में जो आंसर होगा वो कैलोरी में होगा। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि न्यूमेरिकल में कुछ भी पूछा जा सकता है, ये सबसे टफ केस है, इसीलिए हमने पहले लिख दिया कि टफ चीज आपको पहले पढ़ा दी जाए तो आगे का जो पोर्शन होगा वो सिंपल लगने लगेगा। अब हमने आपको ये पढ़ा दिया तो ये तो आपको सिंपल लग रहा है ना, कि अगर यहाँ पे विदाउट जे वाली वैल्यू है तो वो जूल में आंसर देगा, और अगर डिवाइडेड बाय जूल मींस 4.18 4.2 या 4.18 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर इसमें आएगा, कैलोरी में आएगा, बस इतना याद रखना। अब ये फॉर्मूले हमने सारे एक साथ लिख दिए, वो इसलिए लिख दिए कि बच्चे कंफ्यूज होते कि भाई कहाँ किसका यूज करना है, क्या है। अब वही हम यहाँ पे थोड़ा सा बताते कि ये सारे फॉर्मूले देखो, ये फॉर्मूला अब भी जस्ट हमने पढ़ा था किसमें, पोटेंशियल में, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, उसका ट्रांसपोज करके मींस क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हमने बना दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, Q का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, या इसको हम ऐसा करते हैं, Q करंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। सो Q इज इक्वल टू क्या निकल आएगा, IT, और W इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, W इक्वल टू V इंटू Q, Q भी क्या रख देंगे, IT। देखो आपका फॉर्मूला जो बन गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, I की वैल्यू V की वैल्यू रख देते, किससे, ओम्स लॉ से, तो फिर आपका ये निकल आएगा, और आगे चेंज करेंगे तो ये निकल आएगा। अब सेम पूरा का पूरा यही है, तो ये आंसर किसमें है आपका, जूल में। इतना क्लियर हो गया, ये वैल्यू आपको जरूर याद रखनी, ये पूछी जा सकती। तो अभी बच्चों हमने क्या देखा, इसमें सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब थोड़ा सा वैसे इसमें आपका ये भी है फ्यूज, तो फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज अगला टॉपिक क्या होने वाला है, फ्यूज। फ्यूज एक टाइप का क्या है, सेफ्टी डिवाइस है। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को कैसा करेगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट को सिक्योर करेगा, मीन्स एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करेगा। वो अगर एक्स्ट्रा अमाउंट का वोल्टेज आएगा तो जो फ्यूज वायर है वो क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, और आगे का जो सर्किट है वो हमारा सेफ रहेगा। तो ये है फ्यूज का केस। अब क्वेश्चन क्या था कि फ्यूज वायर किसका बना रहता, वो भी हमें याद करना। और यहाँ पे एक चीज और हम बताना भूल गए कि ये जो जितने भी हमने सिंबल्स बताए थे आपको, सिंबल्स में क्या था, एक रिहोस्टेट था। रिहोस्टेट का यूज क्या है, ये थोड़ा सा हमें बताना है। रिहोस्टेट आपका करंट कंट्रोल करेगा। अब करंट कंट्रोल करेगा तो वो कैसे करेगा, देखो जैसे मान लो एक सर्किट हमने लिया, उस सर्किट में हमें 220 वोल्टेज देना है, या हम सीधा सा बोलें कि एक 12 वोल्ट बैटरी हमने यूज की सर्किट में। अब सर्किट में हमें क्या करना कि 12 वोल्ट का तो हम आउटपुट दे रहे हैं,
ठीक है, सॉरी इनपुट दे रहे हैं 12 वोल्ट का, लेकिन हमें सर्किट जो रनिंग रखना है वो रखना है 9 वोल्ट पे। तो हम क्या करेंगे, वहां पे रियोस्टेट लगा देंगे और रियोस्टेट को सेट कर देंगे कितने पे, 9 वोल्ट पे। तो वहां पे क्या होगा, वोल्टेज वेरी करने के लिए हम रियोस्टेट का यूज करते हैं, बस इतना याद रखना। अभी आगे गैल्वेनोमीटर भी पढ़ेंगे आपके। गैल्वेनोमीटर क्या है, तो गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा, करंट की प्रेजेंट को बताएगा, मींस अटेंडेंस लगाएगा। वो सर्किट में अगर करंट है तो उसमें डिफ्लेक्शन आएगा, अदरवाइज नो डिफ्लेक्शन केस होगा। तो बच्चों बहुत बढ़िया से आप पढ़िए इस चैप्टर को, बहुत अच्छे से इसको तैयार किया गया हमारे द्वारा। और इसमें कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इसके नोट्स बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। नोट्स के लिए भी बहुत अच्छा सा वीडियो प्रिपेयर किया गया कि उसमें इमेज के फॉर्म में भी डाल दिया गया कुछ पार्ट। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट हमारा रह जाता है न्यूमेरिकल। सो न्यूमेरिकल अब हम इसमें कई सारे करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा टफ और कॉम्प्लिकेटेड केस बच्चों के लिए पड़ता है न्यूमेरिकल। कि भाई यूट्यूब पे सारे टीचर्स जो हैं वो थ्योरी पढ़ा रहे हैं, तो थ्योरी तो बच्चों को आने लगती, लेकिन न्यूमेरिकल बहुत कम लोग ही हैं जो न्यूमेरिकल पे वर्क कर रहे हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि हमें न्यूमेरिकल पे वर्क करना है, और न्यूमेरिकल पे हम वर्क करेंगे तो बच्चे बढ़िया से उन्हें समझ में भी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर से पहले हम फ्यूज के बारे में देखते हैं। लास्ट अभी हमने बताया भी था कि फ्यूज क्या होगा, सेफ्टी डिवाइस होगा। वो क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसकी सिक्योरिटी करेगा, और उसमें अगर एक्स्ट्रा अमाउंट कोई करंट आता है तो उसको आगे पास नहीं करेगा। ये था फ्यूज का एक बेसिक। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, रिमेंबर पॉइंट। फ्यूज के अबाउट आपको ये जरूर याद रखना। सो फर्स्ट हमने क्या लिखा, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। Second, fuse is connected in fuse is made up of tin, pure tin or alloy। alloy, अब alloy क्या होगा, मिक्स मेटल होगा। मिक्स मेटल में क्या क्या होगा, कॉपर होगा प्लस टिन होगा। तो आपको ये याद रखना कि जो कॉपर जो फ्यूज वायर है वो टिन से भी बन सकता और एलॉय के केस में भी हो सकता है। सो साथ में क्या होगा, टिन के साथ में उसका कॉपर वाला अमाउंट होगा, मतलब कॉपर और टिन होंगे। ठीक, इसको हम कनेक्ट करेंगे, सीरीज में करेंगे। लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, जब लो मेल्टिंग पॉइंट है तो लो रेजिस्टेंस भी होगा। बस इतना आपको याद रखना, ठीक है। ये इतना जरूर याद रखें आप, तो रेजिस्टेंस वाला कभी इतना पूछा नहीं है। अब यहाँ पे पावर के अबाउट पढ़ते, लास्ट टॉपिक। पावर क्या है, पावर वैसे अभी हमने जस्ट एक फॉर्मूला भी लिखा था, P इज इक्वल टू W/T। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि द रेट ऑफ डूइंग इज कॉल्ड पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ये होगा द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमने क्या लिखा कि इलेक्ट्रिक अप्लायंस वाला केस लिखना था, हमें इलेक्ट्रिक सर्किट वाला लिखना था। सो इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये होगा P इक्वल टू W/T। अब इसके कितने फॉर्मूले होंगे तो वो हमने सारे लिख दिए, लेकिन आपको ये वाला फॉर्मूला जरूर याद रखना। P इज इक्वल टू V इंटू आई। V क्या है, पोटेंशियल है, I क्या है, करंट है। ठीक है, तो इतना याद रखना। P इज इक्वल टू W/T, P इक्वल टू V इंटू आई इक्वल टू I स्क्वायर R और V स्क्वायर अपॉन R। अब ये सारा क्या है, अगर डिवाइडेड बाय T कर देंगे इसमें साथ में, तो वो सारे क्या है, एनर्जी के फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई T का कर दे तो बन जाएगा आपका, अगर इसमें मल्टीप्लाई T का कर देते तो एनर्जी बन जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई T का कर देंगे तो VIT पढ़ा था हमने, उसमें I स्क्वायर RT वो पढ़ा था, V स्क्वायर अपॉन R इंटू T पढ़ा था, वो था एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, तो एनर्जी के फॉर्मूले और पावर के फॉर्मूले याद रखना, किस में T है किस में नहीं है। अगर T हम लगा देंगे तो वर्क का होगा फॉर्मूला, मतलब एनर्जी का फॉर्मूला होगा। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होगी, वॉट होगी। इसकी वेबर यूनिट क्या है, किलोवाट। ठीक है, 1 HP 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ये वैल्यू भी याद रखनी, न्यूमेरिकल में आएगा कन्वर्जन के लिए, मल्टीपल चॉइस भी हो सकता, इसकी फुल फॉर्म लिख दी। अब यहाँ पे क्या होगा, किलोवाट आवर। किलोवाट भी हमने क्या बताया, किलोवाट किसका है, पावर का।
आवर और उसमें हमने ऐड कर दिया। तो हमने क्या बोला कि जब हम टाइम लगा देंगे किसमें, पावर में, पावर में जब टाइम इंक्लूड कर दें आप तो वो क्या बन जाएगी, एनर्जी। सो दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, बिकॉज in the paper discuss between what is the difference between kilowatt or kilowatt hour. So kilowatt is a bigger unit of power, but kilowatt hour is the energy unit or power unit or electric energy unit, bigger unit. ये भी है, चलिए हो गया। अब यहाँ पर इसकी ये वैल्यू आपको याद रखनी, ये भी है 3.6 10 टू दी पावर 6 अगर है तो जूल में है, और 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 13 है तो वो अर्ग में है। और जूल और अर्ग आपने पढ़े होंगे। सो जूल इज अ एसआई यूनिट बट अर्ग इज अ सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। अब यहाँ पर हाँ ये भी चीज है कि जो 1 किलोवाट आवर एनर्जी होगी वो 1 यूनिट के बराबर होगी। 1 यूनिट क्या होगा, जैसे हमने सुना तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लिया, तो 1 यूनिट नहीं की, वो 1 किलोवाट आवर के बराबर एनर्जी हमने ली, तो उसी की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, 1 यूनिट कर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, हाँ एक और चीज इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है तो आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं किसी और फ्रेंड से, या जो न्यूमेरिकल आने वाले हैं वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और इसमें आपको बेनिफिट ये है कि बहुत कम टाइम में ये पूरा चैप्टर हमने कर लिया। अब पेपर में क्या इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो जितना ये सब कुछ पढ़ाया है ये सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, और जो कुछ पार्ट बाकी है वो नेक्स्ट लेक्चर में होने वाला है। तो न्यूमेरिकल, अब न्यूमेरिकल में क्या, सीरीज पैरेलल वाले बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। पावर का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होगा तो पावर के फॉर्मूले याद रखने, ये सब कुछ याद रखने। अब इसमें तो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से याद करना, अच्छे से नोट्स बनाने बढ़िया से, और कहीं से भी जो डाटा मिले उसको भी उसमें आप मर्ज कर लीजिए तो और अच्छा हो जाएगा। तो इससे आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी।